नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा फिर से आप लोगों के समक्ष हूँ। आज एक नए विषय वस्तु के साथ आज मैं हिंदी व्याकरण के एक प्रधान विषय जो लगभग सभी कंपटीशन में 1 या 2 नंबर का पूछा ही जाता है, उसके साथ साथ जितने भी एकेडमिक हमारे एग्जाम हैं उनका एक प्रधान विषय है। CBSE सिलेबस से लेकर के बिहार बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, टेट, आरटेट, बीटेट, सीटेट, जो भी है, सभी के लिए एक प्रधान विषय वस्तु होता है। हिंदी में अनिवार्य तौर पर आता है, आप लोग इसके नाम से पूरे परिचित होंगे। यह है समास। आज मैं बहुत कम समय में कुछ ऐसे ट्रिक समास को पहचानने का आपको सिखाने का प्रयत्न करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस क्लास में पढ़ते पढ़ते समास को पहचानना और उसे विग्रह करना डेफिनेटली सीख जाएंगे। निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि सीख जाएंगे। केवल गौर से सुनना है आपको, ना कॉपी कलम की जरूरत है ना किसी चीज की। बस वीडियो को देखिए, सुनिए, आप निश्चित तौर पर सीखिएगा। अब हम आज की विषय वस्तु पर आते हैं। आज का विषय वस्तु हमारा है समास। समास के नाम से हम परिचित हैं। शब्द निर्माण के लिए जैसे संधि आवश्यक है, वैसे ही समास भी आवश्यक है। समास का अर्थ होता है संक्षेपण, संक्षेप करना। तो संक्षेप करने से हमारा तात्पर्य कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देना समास कहलाता है। कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द, मैंने कहा, गौर कीजिएगा। इस प्रकार समास की परिभाषा निकलती। सबसे पहले समास का परिचय और परिभाषा देते हैं हम। समास का शाब्दिक अर्थ तो मैं बता चुका, संक्षिप्त करना। अब समास की परिभाषा इस प्रकार बनती है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। संस्कृत में कहा गया है सम सनंग समास। चूंकि मैं आज संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए हिंदी व्याकरण पर ही विचार करूंगा। तो हिंदी व्याकरण पर विचार कर रहे हैं तो हिंदी में समास की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। परिभाषा याद रहेगी, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। अब यह एक जिज्ञासा आएगी, उदाहरण मैंने नहीं लिखा है, तो आप कहिएगा कि सर 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं, तो 2 शब्द तो हम जानते हैं, तीसरा कहां आया? अब जैसे हम प्रतिदिन कहते हैं, एक उदाहरण मैं यहां लेता हूं, प्रतिदिन। तो इसमें 2 शब्द हैं, एक प्रति और दूसरा दिन, दोनों को मिला दिया गया, यह एक समास हो गया। यूं तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, क्यों है उसके बारे में बाद में विचार करेंगे हम। फिलहाल ये जान रहे हैं इसमें 2 शब्द आ गया। लेकिन राम कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन, यहां 3 शब्द आ गए, क्या ये समास नहीं होगा? होगा। इसीलिए परिभाषा में मैंने दिया है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल के सार्थक मेल को समास कहते हैं। तो यह परिभाषा हमारे ख्याल से आप लोग को याद रह जाएगी। और अगले कंटेंट की ओर चलते हैं। तो हिंदी में समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। हिंदी में समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6। याद रखिएगा, हिंदी में समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नामक्रम से इस प्रकार है। पहले समास का नाम है अव्ययी भाव, दूसरे का नाम है तत्पुरुष, तीसरे का नाम है कर्मधारय, चौथे का नाम है द्विगु, पांचवें का नाम है द्वंद्व और छठे का नाम है बहुब्रीहि। इन सारे नामों से आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि समास हम उम्मीद करते हैं कि क्लास 6 से बच्चों को मिलने लगता है, और फिर भी कसर रह जाती है लास्ट तक। उन्हीं कसर को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष ये लेकर के आया हूं। काफी रिक्वेस्ट किया गया था कमेंट वगैरह में कि सर ग्रामर का दीजिए, ग्रामर बनाइए। वैसे पर्सनली कुछ लोग फोन करके भी हमको बोले कि आप अपने हिसाब से ग्रामर का बनाइए, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, चैप्टर सब तो हम दे ही रहे हैं, बीच में एक एक चैप्टर करके ग्रामर को भी एक एक चीज़ करके देते चले जाए आप लोग को। कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो छोटा करूं, अगर लंबा हो भी जाता है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फायदा आप ही का होने वाला है। तो यहाँ समास के कुल कितने मुख्यतः वेद होते हैं? 6। इसको हम लोग समझ चुके। समास के 6 वेदों का नाम क्रमशः किस प्रकार है? तो पहला वेद हो गया अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व, छठा बहुब्रीहि। इसके अतिरिक्त एक और भेद हमको पढ़ना है। तत्पुरुष का उपभेद में आता है नए समास। इन सबको हमको पढ़ना है।
समास और भी होते हैं, भेद मध्यम पदलोपी वगैरह होता है, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। हमें जरूरत जिसकी पड़ती है मुख्य रूपेण उसको ही सीखें, टू द पॉइंट पढ़ें, जिससे मेरा काम हो। अगर आप किसी एकेडमी के छात्र हैं, 10th 12th या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस किसी भी काम में लगे हुए हैं, पढ़ाई से संबंधित समास की जरूरत सब में पड़ेगी और इसे हम गौर से समझने का प्रयत्न करते हैं। अब इतना चीज हम लोग समझ चुके, समास की परिभाषा समझ चुके, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, भेदों का नाम क्या क्या है इसको हम समझ चुके। तो अब चलिए अव्ययीभाव समास पर। अब मैं परिभाषा लिखूंगा नहीं, उसका डेफिनेशन बोलूंगा और आपको उदाहरणों के तौर पर समझाऊंगा। अब इसको मिटा करके मैं थोड़ा सा सबसे पहले भेद पर आता हूं। तो पहला भेद मैंने आपसे कहा अव्ययीभाव समास। पहला भेद हो गया अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव, अव्यय का भाव। वैसे तो संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव। जिस समासिक पद का पहला खंड प्रधान होता है उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव, जिस समासिक पद का पहला खंड प्रधान होता है उसको हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। लेकिन इस परिभाषा को हम रटने के बाद पहचानना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि अव्ययीभाव समास कैसे होगा। अब 2 ट्रिक मैं दे रहा हूं अव्ययीभाव को पहचानने का। इस ट्रिक को गौर से सुनिएगा। जैसे कहते हैं हम यथासंभव, यथासंभव, प्रतिदिन, आजन, 3 शब्द मैंने लिया। एक और ले लेता हूं, हाथों हाथ। अब यहां पर 4 शब्द मैंने लिए हैं। देखिए अव्ययीभाव को पहचानने का क्या मैं ट्रिक दे रहा हूं। एक तो अव्ययीभाव समास का पहला खंड छोटा होता है। जब शब्द को हम तोड़ते हैं, आप समास की परिभाषा में देख रहे हैं कि 2 शब्दों के सार्थक मेल को कहता है, तो निश्चित तौर पर में 2 शब्द तो जुड़े ही होंगे। 2 शब्द जुड़े होंगे तो पहला शब्द खंड जो होगा वो छोटा होगा। ये पहला ट्रिक है आपका। यथा संभव, यथा छोटा है, ठीक है। प्रतिदिन में आप कहिएगा प्रति और दिन है सर, तो दोनों तो एक जैसा है। हाँ, यहां पर में ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है, लेकिन हर जगह ये ट्रिक काम करेगा। एक आध शब्दों में नहीं करता है तो उसके लिए मैं दूसरा तरीका भी आपको दे रहा हूं, दूसरा ट्रिक भी दे रहा हूं। दूसरा हो गया आजन। तो यहां पर में आप देख सकते हैं कि इसका विग्रह होता है, ये संधि नहीं है, ये प्लस मैंने दिया है शब्द को अलग करने के लिए। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये संधि होता है, समास का विग्रह होता है और समस्त पद बनता है। तो विग्रह पर में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे या बाद में चर्चा करेंगे, समय बच जाता है। तो पहले पहचानने का तरीका सीखिए। दूसरी बात, दूसरा जो ट्रिक है पहचानने का, अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय होता है। अव्यय को पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन अव्यय की जगह अधिकतर उपसर्ग होते हैं। निश्चित तौर पर आपको उपसर्ग मिलेंगे। एक यथा उपसर्ग नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यथा उपसर्ग है, लेकिन यथा अव्यय है, प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। अव्ययीभाव समास में निश्चित तौर पर आप देखेंगे अधिकतर शब्दों में, हर शब्दों की बात मैं नहीं कर रहा, अधिकतर शब्दों में पहला पद उपसर्ग लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ होगा? उपसर्ग। जब भी उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए आप पहचान जाइए कि अव्ययीभाव समास। ये पहला पॉइंट मैंने कहा कि पहला खंड छोटा होगा। दूसरा पहचानने का ट्रिक कि पहले उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा, जैसे दोनों में मिल रहा है आपको। तो ये 2 ट्रिक हुए। तीसरा ट्रिक, एक शब्द अगर दोहरा जाता है, एक ही शब्द 2 बार आता है, तो वो भी अव्ययीभाव समास होगा। जैसे हाथों हाथ, दिनानुदिन। हाथों हाथ, हाथ 2 बार दोहरा चुका है। दिनानुदिन, दिन दिन इति 2 बार दोहरा गया, तो ये भी अव्ययीभाव समास हुआ। ये 3 ट्रिक को अगर आप याद रखते हैं तो अव्ययीभाव समास में कभी मिस नहीं करेंगे, कभी नहीं चूकेंगे, मेरा दावा। इसके अतिरिक्त कोई भी समास अव्ययीभाव समास का शब्द नहीं बना है। पहला ट्रिक क्या, ये ब्रेन में रखने के लिए कि पहला ट्रिक है कि पहला पद छोटा होगा। अगर तोड़ के देखेंगे उसमें पहचानने में दिक्कत हो सकती है, उसको भी भूल जाइए, छोड़िए, बात अप्लाई कीजिएगा। लेकिन उपसर्ग को याद रखिएगा। निश्चित तौर पर पहला पद या तो उपसर्ग होगा या तो एक ही शब्द 2 बार आया होगा, वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यहां क्लियर करता हूं मैं, इस अव्ययीभाव समास को रोकता हूं।
अब मैं चलता हूं अगले भेद की ओर, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास ठीक इसका विपरीत होता है। इसका परिभाषा क्या था? जिस समासिक पद का पहला खंड प्रधान होता है उसको हम अव्ययी भाव कहते हैं, ये था। और दूसरा भेद जो है आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। जिस समासिक पद का अंतिम खंड प्रधान होता है उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अंतिम खंड मतलब बाद वाला पद। जैसे हम लिखते हैं राजपुत्र, राजपुत्र, तो यहां पर दो पद हैं, एक राज और दूसरा पुत्र, तो ये अंतिम खंड है, तो इसकी प्रधानता होगी तो तत्पुरुष समास कहलाएगा। ये परिभाषा हो गया कि जिस समास, ये कभी कभी परिभाषा भी पूछता है सीधे तौर पर, इसलिए मैं देखा हूँ टेट वगैरह, मतलब टेट के कई क्वेश्चंस को देखा हूँ और एकेडमिक 12 में भी क्वेश्चन देखा हूँ। ये पूछा गया है कि जिस समासिक पद का अंतिम खंड प्रधान होता है उसको कौन सा समास कहते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद करने की कोशिश, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जिस समासिक पद का अंतिम खंड प्रधान होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समासिक पद का अंतिम खंड प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अब ये तो परिभाषा हो गई। अब हम पहचानेंगे कैसे, इस बात पर विचार करते हैं कि तत्पुरुष समास को पहचानना कैसे। तो देखिए, इसमें कारक का चिन्ह इसको विग्रह करने पर निश्चित तौर पर लगा होगा। राज का पुत्र, राजा का पुत्र, इसका विग्रह करते तो क्या हो जाता है? राजा का पुत्र। बीच में कारक का चिन्ह आता है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। दो शब्दों को मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, एक जगह नहीं लिख रहा हूं कि समझने में दिक्कत ना हो। तो स्वर्ग प्राप्त, इसका अगर विग्रह करते हैं तो हम स्वर्ग को प्राप्त, को प्राप्त, बीच में कारक का चिन्ह आ गया। तो तत्पुरुष समास का जब भी हम विग्रह करेंगे तो बीच में कारक का चिन्ह लगा हुआ निश्चित तौर पर मिलेगा। एक पहचानने का नियम हुआ ये, ठीक है। दूसरा ट्रिक देते हैं हम आपको, जो ट्रिक आपको पसंद आए, जिससे आप पहचानना आसानी से सीख जाए, वो आपके लिए श्रेयकर है, क्योंकि ये कहीं परिभाषा ऑथेंटिक तौर पर लिखी नहीं जाती। परिभाषा क्या लिखी जाती है वो मैंने बता दिया। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपके IQ लेवल को डेवलप करने के लिए कि समास को कैसे हम आसानी से कैच करें, शब्दों को पहचानें, इसके लिए मैं इसको दे रहा हूं। अब अगला टॉपिक देखिए कि अगले हम कैसे इसको क्लियर करें। तो समास में हमेशा शब्द जो होता है, सो गौर कीजिएगा अंतिम पद की प्रधानता कैसे होती है तत्पुरुष समास में। राजपुत्र, तो वास्तव में है क्या? वो पुत्र। उसकी विशेषता है कि वो राज का है, राजा का है, बेटा है, लेकिन है तो बेटा। देखिए, तो अंतिम खंड की प्रधानता गंगा जल, गंगा का जल, तो होता क्या है? जल होता है ना। उसकी विशेषता है कि गंगा नदी का जल है तो जल ही, तो है जल, तो इसलिए उसके अंतिम खंड की प्रधानता होगी। तो ये दो ट्रिक आप तत्पुरुष के लिए रखिएगा, कोई भी होगा। जलमग्न, जलमग्न किसको कहिएगा आप सो बताइए? जलमग्न, जल से जो घिरा हुआ होगा, तो जल में मग्न, जल में मग्न, इसको कहें हम जलमग्न। कारक का चिन्ह आगे लगा हुआ। कभी नहीं चूकिएगा, अगर ये चीज थोड़ा सा हम सोचेंगे, वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद बुक उठाइए और क्वेश्चंस को, सारे शब्दों को देखिएगा, पहचानने का कोशिश कीजिएगा। गलत होते हैं कमेंट में लिखिएगा कि सर आपका ये ट्रिक काम नहीं किया। मैं कहता हूं कि ये लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आपके लिए फायदेमंद होगा, हर एक एकेडमी में फायदेमंद होगा। तो जल में मग्न, ऐसे कोई भी हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, जो भी तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, सब में बीच में तोड़ने पर कारक का चिन्ह लगा हुआ आपको मिलेगा। यह था तत्पुरुष समास। एक बार फिर रिवीजन करते हुए, तत्पुरुष समास की परिभाषा, जिस समासिक पद का अंतिम खंड प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, गंगा जल, स्वर्ग प्राप्त, जल में मग्न। और पहचानने का तरीका मैंने क्या कहा कि शब्द को हम अपने मन में तोड़ करके देखेंगे, विग्रह करके देखेंगे, देखेंगे कि बीच में अगर कारक का चिन्ह लगा हुआ मिल जाता है तो हमारा तत्पुरुष समास हो गया। आसानी से पहचान लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद हम तीसरे भेद की ओर चलते हैं, कर्मधारय। कर्मधारय समास
दो चीजों से पहचानने का ट्रिक हो। तो ऐसे कहा जाता है जिस समासिक पद में उपमा उपमान और विशेष विशेषण जुड़ा हुआ हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तीसरा भेद है हमारा कर्मधारय। इसकी परिभाषा होती है जिस समासिक पद में उपमा उपमान और विशेष विशेषण जुड़ा हुआ हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब दो पद आता है विशेष्य विशेषण। पहला टॉपिक, और दूसरा उपमा उपमान। अब आपकी जानकारी में पहले तो आना चाहिए कि विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण का जिक्र करें हम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसको कहते हैं हम विशेष। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष। जैसे कहते हैं महापुरुष। पुरुष कैसा? तो महान। इसका विग्रह करेंगे तो हम कहेंगे महान पुरुष। महान पुरुष। महान क्या हो गया? पुरुष की विशेषता। यहां ये हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष। ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि विशेष किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसको हम कहते हैं विशेषण। विशेषता बतलाने वाले शब्द हो गया विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बतलाई गई उसको क्या कहेंगे? विशेष। यानी विशेषण और विशेष अगर इस ढंग से लिखा जाए तो पहले विशेषण आता है और फिर विशेष्य आता है। जैसे लाल घोड़ा, तो लाल हो गया विशेषण और घोड़ा हो गया विशेष। इस प्रकार जिन शब्दों में विशेष विशेषण जुड़ा हुआ होगा वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। या एक और टॉपिक आता है आपका, जैसे हम कहते हैं दूसरा हो गया उपमा उपमान। अब कुछ चीजें ऐसी है जो वास्तविक अर्थ में होती नहीं है और किसी के साथ मैं उसकी तुलना कर देता हूं। जैसे मैं कहता हूं चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, तो चंद्र मतलब चंद्रमा। चंद्रमा के समान मुख। के समान मुख। क्या किसी के चंद्रमा के जैसा मुख होता है क्या? नहीं होता। बहुत सुंदर है तो हमने कह दिया चंद्रमुखी। चंद्रमा के समान, बहुत गोरी है, कहते हैं ये चंद्रमुखी है। तो चंद्रमुखी है मतलब बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है। तो तुलना की गई किससे? चंद्रमा से। लेकिन वास्तविक अर्थ में क्या चंद्रमा के समान है? नहीं है। तो इसको हम कहेंगे उपमा उपमान। जिससे तुलना की गई वो हो गया उपमा, और जिसकी तुलना की गई वो हो जाता है उपमान। जैसे चंद्रमुखी में चंद्रमा से तुलना की गई है, चंद्रमा हो गया उपमा, और किसकी तुलना की गई है? मुख की, तो ये हो गया उपमान। और भी उदाहरण आते हैं, लौह पुरुष, बहुत मजबूत पुरुष हैं तो उसको हम कह दिया लौह पुरुष। तो लौह उपमा और पुरुष उपमान। नरसिंह, तो मनुष्यों में सिंह के समान। अब मनुष्य तो मनुष्य और सिंह जानवर है। क्या जानवर के जैसा मनुष्य हो जाएगा? 4 हाथ पांव पर चलने वाला हो नहीं सकता। ये लोगों का अपना ध्येय है, विचार है कि अरे बहुत मजबूत है, सिंह बहुत शक्तिशाली जानवर होता है। अब क्या कहें, ये अजीब सा लगता है ना कि किसी को कहो कि तुम कमजोर हो, या जानवर से उपमा दे दो, गीदड़ से दे दो, किसी और से दे दो, चालाक हो, होशियार हो तो गुस्सा हो जाएगा, और सिंह से दे दो तो बड़ा प्रफुल्ल हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, सीना चौड़ा कर ले। है तो सब जानवर ही ना। वैसे इस बात को हम रहने देते हैं, फिलहाल हम टॉपिक पर आते हैं। ये अलग चीज़ है, अपनी अपनी मानसिकता होती है सबकी, जिसमें जिसकी प्रसन्नता हो। यहाँ हम आए तो उपमा उपमान में, अर्थात किसी दूसरे चीज से तुलना कर दी गई जो वास्तविक अर्थ में हो नहीं सकता है, वो भी आता है कर्मधारय समास में। 3 समासों को हमने समझा है, एकदम समझते चलिए, क्लास में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपको। पहला क्या था? अव्ययी भाव। पहला पद, उसमें एक ट्रिक निश्चित तौर पर याद रखिए। पहला ट्रिक क्या है कि उपसर्ग लगा हुआ मिल जाएगा। उपसर्ग लगा हुआ मिल गया तो अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष को तोड़ने पर कारक का चिन्ह लगा हुआ मिल गया, तत्पुरुष समास। तीसरा, विशेष विशेषण या उपमा उपमान लगा हुआ मिल गया तो हो गया कर्मधारय समास। अब चौथा पर चलते हैं हम।
द्विगु, बहुत आसान, संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समासिक पद का पहला खंड संख्यावाची हो, यानी कि चौथा भेद हमारा हो गया द्विगु, संख्यावाची, संख्यावाची शब्द। दोपहर, त्रिरत्न, चौराहा। उदाहरण आपकी किताबों में ढेरों पड़े होंगे, थीम समझिए, कितना उदाहरण हम लिखेंगे और कितना उदाहरण, बहुत उदाहरण देंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। आप लोग कहिएगा कि सर बात बनाते बनाते वीडियो को लंबा कर दिए, इसलिए पॉइंट पर हम आते हैं, ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेना चाहेंगे, जो चीज़ हमें समझाना है उस पर हम पहुंचेंगे। द्विगु संख्यावाची, यानी कि इसकी परिभाषा है जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची उसे कौन सा समास कहेंगे? द्विगु समास। अब देखिए पहले दोपहर, संख्या लगा हुआ है, त्रिरत्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हम समझते हैं ना। जब भी पहले संख्या मिल जाए इसका लगा हुआ किसी शब्द में और पूछे कौन सा समास है, आंख मुंद करके हम कहेंगे द्विगु होगा, द्विगु। चौराहा, त्रिरत्न, दोपहर, चौराहा, पंचरत्न, सप्तसती, बहुत सारे शब्द आप मिले होंगे, तिकोना, चतुर्कोना, चतुर्मुख, पंचमुख, ये सब बहुत सारे सुने होंगे आप। और ये सारे शब्द किस समास के अंतर्गत आते हैं? तो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि द्विगु समास की परिभाषा क्या है? संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं हम? द्विगु। तो द्विगु समझना सबसे आसान, पहला पद अगर संख्यावाची हो गया तो वो हो गया आपका द्विगु समास। ठीक है, अब द्विगु को समझ गए होंगे मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि इतने बुड़बक तो आप लोग हो नहीं सकते कि 4 बार बोलने के बाद भी एक बार में ना सीखें। सारे हमारे ब्रिलियंट छात्र हैं, सिर्फ टॉपिक को क्लियर करना है हमें। अब अगला टॉपिक आता है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा समास आता है? द्वंद्व। द्वंद्व की संस्कृत में परिभाषा होती है चार्थे द्वंद्व, चौर्थे। लोग कहने को कह देते हैं चार्थे द्वंद्व, लेकिन हम उसको कहते हैं चौ, विग्रह करते हैं तो कोई भी करेगा संधि विच्छेद तो ऐसे ही आएगा। चौ अर्थे द्वंद्व, और के अर्थ में द्वंद्व, यानी कि जिस समासिक पद के सभी पद प्रधान होते उनको हम कहते हैं द्वंद्व समास। जिस समासिक पद के सभी पद प्रधान होते उनको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे देखिए राम कृष्ण, तो राम अलग थे और कृष्ण अलग थे, तो दोनों प्रधान हो गए, राम और कृष्ण। विग्रह करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? राम और कृष्ण, तो ये द्वंद्व समास हो गए। ऐसे 3 शब्दों वाला भी मिल सकता है, राम कृष्ण अर्जुन मैंने शुरुआत में दिया था। बीच में हिंदी में एक और चीज होता है द्वंद्व समास में बच्चों, बीच में कभी कभी आपको योजक चिन्ह मिल जाएगा। दिन रात एक दूसरे का पर्याय है, ये विपर्याय है, सॉरी पर्याय कह दिया मैंने, विलोम शब्द जिसको कहते हैं विपर्याय। तो योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ मिल जाए तो ये भी एक तरीका है पहचानने का, जिस शब्दों में मिल जाता है और पूछता है कौन सा समास है, तो आंख मूंद कर हम निर्णय लेते हैं कि द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और जब सभी पदों की प्रधानता हो जाए तो ऐसी भी परिस्थिति में द्वंद्व समास है। माता पिता, भाई बहन, रात दिन, सर्प नेवला, ऐसा कोई भी उदाहरण आता है जिसमें दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ निकलता है, तो वह समास कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास। भूलिएगा नहीं, राम कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार का जब भी शब्द मिलेगा आपको तो उसे पहचानिएगा कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अब एक बार समझा करके मैं फिर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, फिर से समझाऊंगा आपको। फिलहाल हम एक बार पहले समझ लेते हैं। तो राम कृष्ण, तो राम और कृष्ण दोनों अलग अलग पद हो गए, तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व के बाद आता है हमारा टॉपिक बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास की परिभाषा होती है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि,
जो समासिक पद अपना अर्थ छोड़कर किसी अन्य विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गया हो उसे कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कह देते हैं, चंद्रशेखर, चंद्रमा है सिर पर जिनके, अर्थात महादेव। अर्थात की जरूरत कहीं नहीं पड़ती है, सिर्फ अर्थ भिन्न होना चाहिए। अर्थ भिन्न हो गया वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, इनका विग्रह क्या होगा, लंबा है उदर जिनका। श्वेतांबर, उजला है वस्त्र जिनका, श्वेतांबरी। अब अर्थात हर किसी का हम ढूंढेंगे, मिल भी सकता है किसी का नहीं भी मिल सकता है। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में कुछ शब्दों में बच्चों का कंफ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन एकदम से याद रखिए। जैसे मृत पुत्र, मरा हुआ है जो पुत्र वही, तो मृत पुत्र। अब इसमें हम क्या लाएंगे अर्थात में, यह भी बहुव्रीहि समास है। मरा हुआ है जो पुत्र वही, तब जिसका मरा हुआ पुत्र है उसको ढूंढ करके लाएंगे, एक तो कोई पार्टिकुलर हो नहीं सकता, तो इसलिए अर्थात की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखिए कि ये शब्द जो हमें उदाहरण में दिया गया है वह अन्य अर्थ को ग्रहण कर रहा हो तो वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या हो गई, जो समासिक पद अपना अर्थ छोड़कर किसी अन्य विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है उसे हमको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे मृतपुत्र, लंबोदर, श्वेतांबर, चंद्रशेखर, बीना पाणी, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अधिकतर देवताओं के नाम वाले उदाहरण ही मिलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, देवताओं के जो विभिन्न नाम हैं उनको बहुव्रीहि समास में रखा जाता है, और थोड़े से नए शब्द भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही हैं, लेकिन उनको देख करके हम अर्थ लगाते चले जाएंगे। तो ये था आपका बहुव्रीहि समास। अब एक अतिरिक्त समास मैंने कहा था, तो एक अतिरिक्त समास आपको मैं नए समास जो तत्पुरुष के उपभेद में आता है उसको बता रहा हूं। नए समास, जिस समासिक पद में अ का परिवर्तन नो में हो जाता है, अ का परिवर्तन नो में, अ का अर्थ नो में बदल जाता है, उसे कहते हैं नए समास। पहचानने का नियम क्या है, या तो अ लगा होगा या अन लगा होगा। ठीक है, पहले अंश में या तो अ लगा होगा या अन लगा होगा। क्यों लगा होगा वो भी मैं समझाता हूं। अज्ञान, अनुपस्थित। अब यहां दो शब्द मैंने लिया, दोनों ही नए समास का है। अब नए समास का कैसे है उस पर विचार कीजिए आप। तो यहां देखिए, अगर ये सब वर्ड व्यंजन होगा तो उसमें अ लगा हुआ मिलेगा, और यहां पर अगर स्वर होगा तो अन लगेगा। जैसे अज्ञान, तो ज्ञो व्यंजन है तो पहले अ लगा हुआ है, और यहां पर अनुपस्थित, अनुपस्थित, उपस्थित में उ स्वर है इसलिए अन लग गया। इसको याद रखिएगा कि अ या अन के बाद देखेंगे हम क्या है। अ के बाद अगर व्यंजन है तो व्यंजन अ लगेगा, अगर शुरुआती शब्द में स्वर है तो अन लगेगा, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही में जाएगा। अ का अर्थ किस में परिवर्तित होना है, तो नो में। जैसे नो ज्ञान, अज्ञान का विग्रह हम क्या करेंगे, नो ज्ञान, अज्ञान। नो उपस्थित, उपस्थित, अनुपस्थित। नो ज्ञान, अज्ञान। नो उपस्थित, अनुपस्थित। यानी अ का अर्थ किस में परिवर्तित हो रहा है, नो में। कहने को अ का ही अर्थ कहा जाता है, लेकिन लगता दूगो शब्द है, अ या अन। वो किस पर निर्भर करता है, तो यहां पर में ज्ञो और ऊ जो हम दो लिखे हुए हैं इस पर निर्भर करता है। क्या, तो यहां स्वर होगा तो अन जुड़ेगा शब्दों के साथ, यहां व्यंजन होगा तो अ जुड़ेगा शब्दों के साथ। ये समास का आपका संक्षिप्त परिचय था, पहचानने का नियम। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग पहचाने होंगे। तो एज फॉर योर एग्जामिनेशन मैं कुछ शब्द दे रहा हूं और उसको पहचानने की कोशिश आप लोग कीजिए, मैं भी साथ में बताने की कोशिश करता हूं, तब ना हम समझेंगे कि हम लोग समझे कि नहीं समझे, और फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा सब समास को कैसे कैसे पहचाना जाता है। तो इसको हम देखते हैं, कुछ शब्द लेते हैं। अब कॉमन वे में शब्द लेते हैं, तभी तो पार्टिकुलर मैं भेद वाइज शब्द लेता गया था, अब कॉमन वे में मैं शब्द लेता हूं। अब पहला शब्द लेते हैं हम खंड खंड। खंड खंड, ये कौन सा समास होगा? एग्जैक्टली आप लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एकदम वही होना है, जो सोच रहे हैं वही है। बोल दीजिए अव्ययी भाव।
क्यों? तो मैंने आपसे कहा था कि जब एक ही शब्द दोहराता है तो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि खंड खंड, तो खंड खंड देख रहे हैं, एक ही शब्द दोहराया है, अव्ययी भाव समास। बिल्कुल सही थे आप लोग, ये अव्ययी भाव समास है। अब दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं, आमरण। थोड़ा सा सोचिए, ये कौन सा समास है? आमरण। मैंने दो और ट्रिक्स दिए थे अव्ययी भाव में। मैंने कहा था कि पहला पद छोटा होगा, तो यहां आ छोटा है, या पहला पद उपसर्ग होगा, तो आ उपसर्ग भी है। अव्ययी भाव समास में मैंने कहा अधिकतर शब्दों में पहला पद आपको क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा। तो यहां आ उपसर्ग भी है और पहला पद छोटा भी है, इसलिए यह भी है अव्ययी भाव समास। अब बच्चों, मुझे लगता है कि अव्ययी भाव समास को पहचानने का तरीका आप लोग सीख चुके होंगे। चलिए हम आगे टॉपिक पर चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब पता नहीं हमको कौन सा समास हम पूछने वाले हैं आपसे, ये तो संयोग से सामने शब्द याद आ गया हमको, अव्ययी भाव इसलिए पूछ रहे, ये नहीं है कि नियम से मैं चल रहा हूं। आप अपने दिमाग का एक्सरसाइज करते रहिए, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जितना कार्यरत होता है उतना हम लोग एक्टिव होते हैं, सब कुछ आगे सीखते हैं। अब मैं कहता हूं हथकड़ी। अभी कौन सा समास है मुझे नहीं पता, कुछ ऐसे शब्द याद आ गए, हमने बोल दिया। सुख प्राप्त, उसके बाद अगला एक शब्द और सोच लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, चलिए सोच लें। राष्ट्रपति, आई डोंट नो ये कौन सा समास, तो बताइए आप कौन सा समास है। याद कीजिए कि मैंने तत्पुरुष समास को समझाते वक्त कहा था कि तोड़ने पर अगर कारक का चिन्ह लगा हुआ मिल जाए तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। हथकड़ी को तोड़िए, विग्रह कीजिए, हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी की विग्रह, हथकड़ी का विग्रह करते क्या करते हैं? हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, तो कारक का चिन्ह लगा हुआ मिल गया। एकदम सही सोचा आपने, ये भी तत्पुरुष समास ही है, ये तत्पुरुष समास है। ऐसे ही सुख को प्राप्त, ये भी तत्पुरुष समास। राष्ट्र का पति, ये भी तत्पुरुष समास। और अगर गौर कीजिए, आप देखिए तो मेरा दूसरा ट्रिक जो था वो भी यहां पर मैं फुलफिल कर रहा है। एक तो कारक का चिन्ह वाला ट्रिक दिया था तत्पुरुष में, और दूसरा ट्रिक मैंने दिया था कि अंतिम पद की प्रधानता होती है। परिभाषा ही है कि जिस समासिक पद का अंतिम खंड प्रधान होता है उसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो होता क्या है वास्तविक अर्थ में? वो एक कड़ी होता है, हाथ में पहनने वाला है, इसलिए उसकी विशेषता हो गई हथकड़ी। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? आप लोग समझ रहे होंगे और मुझे विश्वास है। चलिए आगे चलते हैं। तो ज़्यादा टॉपिक, वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। खैर, हम जब तक क्लियर नहीं कर लें तब तक इसको हम रोकने वाले भी नहीं हैं। आपका स्वमूल्यांकन करना मुझे जरूरी है कि इतना जो मैंने पढ़ाया वो आपने सीखा या नहीं सीखा। अगला मैं कहता हूं कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प, अब ये कौन सा समास है? कृष्ण मतलब होता है काला, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। और सर्प मतलब सर्प होता है, तो कृष्ण सर्प, काला सांप। अब आप याद कीजिए कर्मधारय समास को। मैंने कहा था कि पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा, या पहला उपमा होगा दूसरा उपमान होगा। तो यहां पर काला क्या है? रंग जो भी आता है वो विशेषण में आता है। सांप का विशेषण है कि सांप कैसा है? तो काला है, तो काला विशेषण लग गया। तो ये कौन सा समास हो गया? बिल्कुल सही आपने सोचा, कर्मधारय समास। क्या सोचा? कर्मधारय समास हुआ ये। इसी प्रकार दूसरा कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, उपमा उपमान वाला। चंद्रमुखी तो मैंने आपको दिया था, नरसिंह भी बता दिया था, लौह पुरुष भी बता दिया था। चलिए रहने दीजिए, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये तो हम लोग कर्मधारय को समझ चुके, तो कर्मधारय को समझने के बाद अगला है द्विगु। तो संख्या पूर्वो द्विगु, द्विगु फिर से हमने बोल दिया आपको। आप कहिएगा सर पहले बोल देते हैं तब पहचानवाते हैं। मैं एक बार रिवीजन भी करना चाह रहा हूं और आप लोग का टेस्ट भी ले रहा हूं, इसलिए ऐसा हो जाता है। अब जैसे मैं कहता हूं त्रिरत्न,
त्रि क्या हुआ? संख्या हुआ। सप्तसती, सप्तसती। सौ क्या हुआ? संख्या हुआ। पहला पद संख्यावाची हो गया तो द्विगु समास हो गया। द्विगु एकदम याद रखेंगे, पहला पद संख्यावाची है तो कौन सा समास हुआ? द्विगु। अगर सभी खंड प्रधान होते हैं तो कौन सा समास होगा? नहीं, आप अपने मन में सोचिए, मुझसे क्यों सब पूछिएगा? हम ही सब बताएंगे तो फिर पहले क्यों पढ़ाए हम? तो अगर आप अपने मन में सोच लिए हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं कि सभी खंड प्रधान होंगे तो द्वंद्व समास होगा। मैंने 2 शब्द का भी और 3 शब्द का भी आपको बताया था। अब जैसे हम कहते हैं कि राधा कृष्ण, ऐसे युगल शब्द आपको बहुत मिलेंगे। वैसे अगर डीपली लेके चलें तो बहुत कुछ होता है इसमें। 3 भेद होते हैं द्वंद्व समास के, एक शेष द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। लेकिन अभी उतना डीपली नहीं जाना है हमको। जो भी पूछा जाता है कंटेंट, जो भी आपके सामने आते हैं, एकेडमी में हो या कंपटीशन में हो, वो चीज़ मैं आपके समक्ष रखता हूँ जो देख करके आसानी से आप पहचान जाइएगा। तो राधा कृष्ण दोनों पद प्रधान हैं। राधा अलग थी, कृष्ण अलग थे। इसी तरह सीताराम, राम लक्ष्मण, राम कृष्ण, सर्प नकुल, हाथ पांव, सिर पैर। जब ये दोनों अलग अलग अर्थ को लिए हुए होगा, या 3 शब्द है तो तीनों अलग अलग अर्थ के लिए होगा, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां रोकते हैं हम। अगला है आपका बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास की ओर चलते हैं। वैसे तत्पुरुष समास में बहुत कुछ था, लेकिन हमने आप लोगों को पढ़ाया नहीं, अभी उतना जरूरत नहीं पड़ती है। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी। तो अब जब विग्रह कीजिएगा आप, एक चीज़ एक लाइन में बता देता हूँ। तो जब कारक का चिन्ह जो सा कारक का को लगा हुआ है तो कर्म कारक का चिन्ह हो गया तो द्वितीया तत्पुरुष हो गया। से या के द्वारा लगा हुआ है तो तृतीया तत्पुरुष हो गया। को के लिए लगा हुआ है चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। देने के अर्थ में को होता है, ये कारक वाला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, उसमें क्लियर करेंगे हम। और से अलग होने के अर्थ में आएगा, पंचमी लगा हुआ है तो पंचमी तत्पुरुष हो गया। संबंध किसी के साथ जाना जाएगा, जैसे का, के, की लगा हुआ है, राम का, राम की, राम के, ये सब लगा हुआ है तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। वैसे पहचान लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब हमारा द्विगु बहुब्रीहि और नैश समास बचा हुआ है। उसके कुछ उदाहरणों को लेते हुए हम आपके समक्ष आते हैं। अन्न जल, तब तक सोचिए तो कौन सा समास होगा? अन्न और जल 2 समास हो गया तो ये क्या हो गया? 2 समास जब ही हुआ, 2 पद आ गया तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। नहीं सॉरी, द्वंद्व समास, मिस्टेक। अब देखिए बहुब्रीहि समास में मैं बात करता हूँ तो बहुब्रीहि समास हो गया। तुल्य वेग में भी आता है कभी कभी। चंद्रशेखर मैंने समझाया था आप लोगों को, तो चंद्रशेखर, चंद्रमा है सिर पर जिनके। बहुब्रीहि समास की परिभाषा मैंने क्या कही थी? तो आपसे मैंने कहा था बहुब्रीहि समास की परिभाषा, जिस समासिक पद का अपना अर्थ छोड़कर के किसी अन्य विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाए उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रशेखर, तो चंद्रमा है सिर पर जिनके, जिसके भी सिर पर चंद्रमा हुआ, ऐसे कहने को हम कहते हैं महादेव, क्योंकि वो तो एक ही है। लेकिन जिसके भी सिर पर चंद्रमा है वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। दूसरा कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, मृतपुत्र लिया था। स्वकुशल, स्वकुशल भी होता है। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि सर अब भी भाव क्यों नहीं हुआ, तो ये समास अलग आ जाता है, एक आध अपवाद आते हैं कुशल सहित, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास आपका। और भी बहुत सारे मैंने बताया था, मृतपुत्र बताया था, इसी तरह श्वेतांबर बताया था, पीतांबर बताया था, तो ये बहुब्रीहि समास रहा। अब मैं आप लोगों से 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो एक बताइए, अगोचर कौन सा समास होता है? अगोचर। यहां पर अ और आ में डिफरेंस में मत जाइएगा। आ लगा हुआ होगा तो अव्ययी भाव में जाएगा, और अ लगा हुआ मिलेगा तो नए समास में जाता है। ठीक है, क्योंकि अ का अर्थ नौ में परिवर्तित होता है। अगोचर, अनेक, ऐसे शब्द मिलेंगे। अ लगा हुआ मिलता गया। 2 चीज मैंने बताया था तभी पढ़ाते वक्त, अ या अन, ये दोनों लगता हुआ मिलता जाता है तो मुझे कौन सा समास होता है? नए समास होता है।
अपवित्र, कोई भी शब्द आप ले लीजिए तो जिसमें अ लगा हुआ मिल जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, तो नए समास कहेंगे। पहचानने में दिक्कत नहीं, जब भी विग्रह करने की चर्चा होगी तो नोपवित्र इति अपवित्र। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग समास समझे होंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अपने पाठ्य पुस्तक, कोई भी ग्रामर हो, कुछ भी हो, उसमें शब्दों को देखकर पहचानने का प्रयत्न करना है। कोई भी गाइड है उसमें क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे, और जो कुछ भी दिक्कत लगे उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर अगली वीडियो में फुलफिल करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब निश्चित करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जो अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सके।